नमस्कार साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण 2020 के मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। छठे मॉड्यूल के इस सत्र का नाम है शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समेकित अधिगम। इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न कलाओं को अपने शिक्षण में प्रयोग करने की आवश्यकता को समझने में, कला शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध तथा विभिन्न विषयों की शिक्षा को कला समेकन द्वारा रुचिकर बनाने में, विषय शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व, मध्य व उपरांत की जा सकने वाली कुछ छोटी, रोचक व प्रभावकारी गतिविधियों को जानने में। आइए जानते हैं कि विभिन्न कलाओं की शिक्षण में आवश्यकता क्या है। पिछले सत्र में हमने जाना कला और कला शिक्षण क्या है। इस पर समझ बनाई कि कला मनुष्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कला व्यक्तित्व का परिष्कार करती है और व्यक्ति की योग्यता, सीखने की क्षमता और भावनात्मक विकास में सहायक होती है। बात हम कला की चर्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में करें तो हम पाएंगे कि कला का महत्व दो प्रकार से है। पहला, स्वतंत्र विषय के रूप में तथा दूसरा, अन्य विषयों को सिखाने के माध्यम के रूप में। हमने यह समझ बनाने की कोशिश की है कि किस तरह कला शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में सौंदर्य बोध, प्रकृति से परिचय, बंधुत्व की भावना का विकास एवं कक्षा शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। अब इस इकाई के अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कला और कला शिक्षण पर अब तक जो समझ हमने बनाई है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को कैसे कैसे और किस प्रकार से अभिव्यक्ति के मौके दे सकते हैं जिससे सीखना और सिखाना आनंदमयी, भय रहित वातावरण में हो सके। कला समेकित अधिगम का उद्देश्य मात्र कला और कला के कौशल को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में कला का उपयोग करना है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कला को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र, स्थायी और प्रभावकारी हो सके। इसलिए विषय शिक्षक कक्षाओं में सरल कला रूपों का उपयोग कर सकते हैं और छात्रों को नियोजित कला गतिविधियों का आनंद लेने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। जब वे कला की सुंदरता का अनुभव कर रहे होते हैं तो वे विभिन्न विषयों की मूल अवधारणा को सीखते हैं और उसे दैनिक जीवन में लागू करते हैं। आइए जानते हैं कला शिक्षण का विभिन्न विषयों के साथ संबंध व समेकन कैसे हो। कला का अन्य विषयों के साथ समेकन का अर्थ है कला को उन विषयों के सीखने सिखाने का माध्यम बनाना। इसके अंतर्गत संबंधित विषय में ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, नाटक, एकांकी, संगीत आदि कक्षाई प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन जाते हैं। यह कला केंद्रित पाठचर्या को अपनाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कला के विविध पक्ष कक्षा में सीखने सिखाने के आधार होते हैं। पाठ्यचर्या के केंद्र में रहते हुए कला अवधारणाओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कला समेकित पाठ्यचर्या विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को तार्किक, बाल केंद्रित एवं अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ने में सहायक हो जाती है। विभिन्न विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषाई कौशल कला के साथ आसानी से जोड़े जा सकते हैं। प्रत्येक विषय की अमूर्त अवधारणाएं कला के माध्यम से प्रभावी ढंग से मूर्त रूप में सिखाई जा सकती हैं। इस तरीके से सीखना समग्र, आनंददायक और अर्थपूर्ण हो जाता है। भाषा में कला समेकित शिक्षा। प्राथमिक कक्षाओं में
भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में भाषाई कुशलता, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के साथ साथ कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता आदि क्षमताओं का विकास भी है। कला समेकित शिक्षा इन कुशलता एवं क्षमताओं की वृद्धि का सशक्त माध्यम है। यहाँ कुछ गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से भाषाई कौशल विकसित किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी कला समेकित गतिविधियाँ जिनके माध्यम से बच्चों के भाषाई पक्ष को और सशक्त बनाया जा सकता है। जब बच्चे भावनात्मक अभिव्यक्तियों यथा क्रोध, भय, खुशी, उदासी आदि के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब उन्हें कुछ पत्रिकाएं देकर उन चित्रों को पहचानने हेतु कहा जा सकता है जो खुशी, उदासी या अन्य भावनाओं को प्रकट कर रहे हों। इसके साथ चित्रों से जुड़े शब्दों की पहचान और पढ़ाने का कार्य कराया जा सकता है। उनको अपने जीवन की उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है जब उन्हें बहुत खुशी मिली हो या उदासी का अनुभव हुआ हो। कुछ और छोटी छोटी गतिविधियां भी हैं जिनके माध्यम से भाषा को सिखाया जा सकता है। कक्षा 1, 2 या 3 के बच्चों को चिकनी मिट्टी या बाजार में उपलब्ध रंगीन क्ले द्वारा वर्ण बनवाकर या अपने मित्र का नाम लिखवाकर भाषा से परिचित करवा सकते हैं। मिट्टी द्वारा इस तरह वर्ण या वस्तु के निर्माण से भाषा के साथ साथ गत्यात्मक कौशल के विकास में भी मदद मिलती है। कक्षा 3, 4 या 5 के बच्चे बैलून पपेट, फिंगर पपेट, ग्लव्स पपेट व एनवलप पपेट बनाकर अपनी हिंदी या अंग्रेजी की पुस्तक की कहानी को हाव भाव, स्वर के आरोह अवरोह समन्वयन द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे एक ही समय में सृजन, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति को बल मिलता है, साथ ही भाषाई कौशल तो विकसित होता ही है। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक के बच्चों को कहानी देखकर उसके आधार पर अपनी प्रस्तुति तैयार करने को कहा जा सकता है। बच्चों के गाने, नाचने, ड्रम बजाने की इच्छा के आधार पर उनके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। जो समूह नृत्य चुने वह दी गई कहानी पर आधारित नृत्य के बारे में सोच सकता है। गाना चुनने वाला समूह कहानी से संबंधित गाना चुन सकता है या अपना गाना बना सकता है या इससे संबंधित जो नृत्य तैयार किया गया है उसके लिए धुन बना सकता है। तीसरा समूह नृत्य के लिए लय ताल की रचना करेगा और फिर सभी समूह एक साथ अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करेंगे। ऐसी प्रस्तुतियों के परिणाम बहुत ही रोचक होते हैं और दूसरों को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। समूह के अंदर प्रतिभागिता और संवाद का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का होता है। चूंकि प्रस्तुति बच्चों की अपनी होती है, अतः अपना सर्वश्रेष्ठ देने हेतु उनकी संकल्पबद्धता देखते ही बनती है। अब बात करते हैं गणित विषय में कला के समेकन की। विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों को समझना गणित का एक प्रमुख उद्देश्य है। गणित में गिनती, माप और आकार प्रमुख हैं। कला शिक्षा बच्चों को सम असम आकारों को पहचानने, द्विआयामी या त्रिआयामी आकृतियां बनाने में मदद करती है, जिससे बच्चे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल आदि का अनुभव प्राप्त करते हैं। पैटर्न के साथ साथ स्थान, सीमा, दिशा और आवर्तन की अवधारणाएं पहचानना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण, आधा मोड़ तथा पूरा मोड़ जैसी शब्दावली से न सिर्फ परिचित होते हैं बल्कि इनकी अवधारणाओं को भी समझते हैं। यहाँ कुछ गणित की छोटी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से गणित को कलात्मक ढंग से सिखाया जा सकता है। सभी बच्चों के द्वारा पतंग बनाना,
पतंगों को विभिन्न रंगों में सजाना अथवा कोलाज का रूप देना। पतंग बन जाने के बाद पतंग की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण की माप लें। दूसरी बनाई गई पतंग की परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण आदि की तुलना करें। ज्यामितीय आकारों से मिलती जुलती प्राकृतिक और अप्राकृतिक वस्तुएं पहचान कर उनकी सूची बनाएं, जैसे त्रिभुज क्रिसमस ट्री, वृत्त फल सूर्य, आकार मेज पुस्तक। अब बात करते हैं विज्ञान में कला समेकित शिक्षा की। हमेशा से यह संशय रहा है कि क्या कला और विज्ञान का समेकन किया जा सकता है। कला विज्ञान का समेकन कितना न्यायोचित और कितना सफल है, इस संशय का उत्तर इस बात से ही मिल जाता है कि अधिकतर वैज्ञानिक कलाकार भी रहे हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वायलिनिस्ट भी थे और वे कहते थे कि आई प्रैक्टिस वायलिन टू कीप माई माइंड शार्प। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए कला का बहुत योगदान है। कला को यदि विभिन्न पाठ्यक्रम, जिसमें विज्ञान भी शामिल है, का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं तो कठिन से कठिन अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है। बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जा सकती है। यहाँ विज्ञान विषय के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जो कला और विज्ञान के समेकन से स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस की आणविक संरचना को कक्षा में सामूहिक गतिविधि द्वारा समझना। शिक्षक कुछ बच्चों को अपने पास बुलाएंगे तथा पंक्तिबद्ध खड़ा कर देंगे। सभी बच्चों को यह निर्देशित करेंगे कि पंक्तियों में खड़ा प्रत्येक बच्चा एक अणु है। अब शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि पंक्तियों में खड़े बच्चे एक दूसरे से अत्यंत पास पास सटकर खड़े हो जाएं और वे अपना स्थान न छोड़ते हुए एक दूसरे से सटे हुए ही हिलें। शिक्षक बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि जिस प्रकार वे एक दूसरे के पास खड़े हैं, उसी तरह ठोस पदार्थों के अणु भी एक दूसरे से अत्यंत समीप होते हैं और यही कारण है कि ठोस वस्तुओं की आकृति और आयतन निश्चित होता है। इन्हीं ठोस अणुओं के गति करने पर भी इनका आकार और आयतन परिवर्तित नहीं होता है। अब शिक्षक बच्चों को निर्देशित करेंगे कि वह एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटकर खड़े हो जाएं और फिर उनसे अपने स्थान पर हिलने के लिए कहा जाएगा। यहाँ यह दिखेगा कि अब बच्चे आसानी से हिल पा रहे थे, अपने हाथ पैरों को फैला पा रहे थे। इसके पहले की गतिविधि की अपेक्षा में वे इस गतिविधि में अधिक गति कर पा रहे थे। शिक्षक बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि यह अवस्था पदार्थ की द्रव अवस्था है, जिसमें पदार्थ के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर होते हैं, जिससे वे अधिक गति करते हैं। इसी कारण द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। फिर शिक्षक बच्चों से एक दूसरे से अधिक दूरी पर खड़े होने को कहेंगे, फिर उनसे गति करने को तथा घूमने को कहेंगे। यहाँ यह दिखता है कि उपरोक्त दोनों गतिविधियों की अपेक्षा इसमें बच्चे अधिक गति कर पा रहे थे तथा दूर दूर तक जा पा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि यह अवस्था पदार्थ की गैस अवस्था है, जिसमें पदार्थ के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं और अनियंत्रित गति करते हैं, जिस कारण उनकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं रहता है। रंगोली कला के माध्यम से भी यदि विज्ञान को प्रदर्शित कर दिया जाए तो कक्षा व विषय दोनों रोचक, सरल और स्थायी हो जाएंगे। अपने गत्यात्मक कौशल का उपयोग करते हुए बच्चे जब रंगोली द्वारा हृदय, तंत्रिका तंत्र या अन्य शारीरिक संरचनाओं को बनाएंगे तो इन अंगों का स्थायी चित्र उनके मस्तिष्क में दीर्घकालिक व स्थायी तौर पर अंकित हो जाएगा। आइए जानते हैं कि विषय शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व, मध्य व उपरांत की जा सकने वाली कुछ छोटी, रोचक व प्रभावकारी गतिविधियों को। शैक्षणिक परिवेश के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि जब हम लोग किसी कार्य को शुरू करते हैं तो यह जरूरी नहीं
कि सभी कार्य करने वाले का मस्तिष्क उस कार्य को करने के लिए तैयार ही हो, या फिर किसी कार्य को काफी समय तक करते रहने से भी मस्तिष्क और कार्य बोझिल लगने लगते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में उस समय कुछ ऐसी छोटी गतिविधियों की आवश्यकता होती है जिससे सीखने वाले तैयार हो जाएं या पुनः तैयार हो जाएं अधिगम या अगले अधिगम के लिए। इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों को आइस ब्रेकर या एनर्जाइजर कहते हैं। यह गतिविधियां खेल के रूप में ही होती हैं, लेकिन बहुत प्रभावकारी होती हैं। अधिगम के लिए एक सक्रिय आधार तैयार कर देती हैं। इनकी अवधि 5 या 10 मिनट होती है। फिर भी इन गतिविधियों के माध्यम से एक एक्टिव क्लास के लिए एक्टिव लर्नर तैयार हो जाते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले या बोझिल होती कक्षा में यदि छोटी सी एक आइस ब्रेकर गतिविधि करवा दी जाए तो कक्षा व बच्चे फिर से क्रियाशील हो उठेंगे और अगले अधिगम के लिए मन मस्तिष्क से तैयार हो जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज को। आंख बंद करके आवाजें सुनें। इसमें विद्यार्थियों को आंख बंद करके आवाजों को सुनने के लिए 5 मिनट की गतिविधि करवाएं, जिसमें पंखे की आवाज, घंटे की आवाज, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट, हुंकार, पेड़ पत्तों की आवाज, संगीत की आवाज आदि अनेक आवाजों के अनुभव के बारे में आप उन्हें अपने शब्दों में बता सकते हैं व पूछ सकते हैं। इससे उनकी अवलोकन शक्ति, कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता और सुनने की कला का विकास होगा। साथ ही मौखिक अभिव्यक्ति से उनकी कथन कला भी विकसित होगी और वे हाव भाव से संवाद करना सीखेंगे। दूसरी आइस ब्रेकर एक्टिविटी, इसमें विद्यार्थियों को एक सादे कागज पर आंख बंद करके कोई भी मुक्त हस्त आकृति बनाने को कहेंगे। मुक्त हस्त आकृति बनाने के बाद आंखें खोलने को कहेंगे। इस आकृति में जितनी भी खाली जगह है उसको वृत्त से ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, लंबवत, सीधी तथा वक्र रेखाओं से, बिंदु से भरने को कहेंगे। आकृति भरते ही एक बहुत ही कलात्मक और सुंदर चित्र उभर कर आएगा। कम समय की इस गतिविधि से मस्तिष्क पुनः अगले अधिगम के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह की विभिन्न आइस ब्रेकर एक्टिविटीज द्वारा हम शिक्षण को सहज, सुगम, ग्राह्य व सक्रिय बना सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें विषय से संबंधित एक बेहतर अधिगम प्रतिफल प्राप्त होगा। एक और प्रभावकारी आइस ब्रेकर एक्टिविटी, इसमें कक्षा शिक्षण शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहेंगे। इसके लिए एक समय निर्धारित कर देंगे, जैसे 10 से 15 मिनट। आप देखेंगे कि विद्यार्थी पेड़, फूल, घर, संबंधों और जानवर आदि के चित्र बनाएंगे। चित्र बन जाने के बाद पुनः विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने अपने चित्र के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। चित्र बनने और लिखने के बाद उनसे अपना अपना चित्र दिखाने और पंक्तियां पढ़ने को कहेंगे। इस गतिविधि के माध्यम से आप पाएंगे कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मात्र एक चित्र की सहायता से ही कई विषयों से जोड़ सकता है। तो देखा आप लोगों ने, कला के विभिन्न रूपों से जुड़ता हुआ विद्यार्थी अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन करना और व्यक्त करना जैसे विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। इस प्रकार विषयों के साथ कला के समेकन से एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक पक्ष पर असर पड़ता है, जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करता है। अब यह सत्र समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि इस सत्र से लाभ लेकर आप सभी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।